हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है कि हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी आर्टिकल आते हैं और ज़्यादातर फोकस हमारा द हिंदू और पीआईबी में रहता है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पीआईबी से ना डायरेक्ट न्यूज़ बनती हैं। आप बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे करंट अफेयर्स में जो सीधे पीआईबी से आती हैं, तो पीआईबी की इन्फॉर्मेशन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आज भी एज यूजुअल 10 एमसीक्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पूरे करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं, वो भी स्टेटमेंट वाइज, ना कि वन लाइनर फॉर्मेट में। अब स्टेटमेंट वाइज आप देखते हैं तो क्योंकि अब करंट अफेयर पूछने का ट्रेंड बदल चुका है ना, तो जाहिर सी बात है कि हमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब बात करें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, इन पे क्वेश्चन क्यों पूछा गया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने राष्ट्रीय गीत की रचना की, और राष्ट्रीय गीत कौन सा है बताइए, वंदे मातरम है कि जनगण मन? तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। तो मतलब क्या, इन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा, वंदे मातरम गीत लिखा, और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत माना जाता है ना, हम गाते ही हैं। अब अगर हम बात करें इनके बारे में पर्सनली, थोड़े से इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जानते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इनका जन्म हुआ था 24 परगना जिला में, और वो कहाँ पड़ता है, वो बंगाल में पड़ता है, ठीक है ना। तो 27 जून 1838 में इनका जन्म हुआ, ठीक है ना। जब इनका जन्म हुआ तो ये बेसिकली इनके जो पेरेंट थे वही कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में इन्वॉल्व थे। बाद में इनका जो रुझान था वो लेखन की तरफ गया, राइटिंग की तरफ गया, और इन्होंने 1865 में इन्होंने दुर्गेश नंदिनी लिखा। क्या लिखा इन्होंने, दुर्गेश नंदिनी। आप लिख लीजिएगा क्योंकि सीधे क्या है ना, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नंदिनी लिखा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक तो वो बात बन जाती है। फिर दूसरा अगर हम बात करें कि बाकी कुछ और इनके उपन्यास इंपॉर्टेंट, जैसे कपाल कुंडल करके एक इनका उपन्यास है। कौन सा, कपाल कुंडला है, कपाल कुंडला 1866 में लिखा। मृणालिनी लिखा, चंद्रशेखर लिखा, रजनी लिखा, राज सिंह लिखा, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने उपन्यास लिखा, देवी चौधरानी। कई बार ये पूछा जाता है, तो देवी चौधरानी उपन्यास 1884 में लिखा। लेकिन सबसे प्रसिद्ध उनका उपन्यास था, उसको क्या कहा जाता है, आनंद मठ। आनंद मठ से ही अगर हम देखें तो राष्ट्रगीत को भी लिया गया है। यही उपन्यास था जो सन्यासी विद्रोह की कहानियों को दर्शाता है। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था बंगाल में हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि पर आधारित था। आनंद मठ में ही वंदे मातरम का गीत शामिल था, जहाँ से वंदे मातरम लिया गया, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें कि बात कर लें अगर राष्ट्रगीत की, ये राष्ट्रगीत के बारे में बात की, लेकिन राष्ट्रगान में ही थोड़ा सा यहाँ पे जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रगान किसने लिखा, तो राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, आर.एन. टैगोर ने लिखा। राष्ट्रगान को सबसे पहले 1911 में गाया गया था, जब आई थिंक वहाँ पे जब अधिवेशन हो रहा था और आए हुए थे क्या नाम है, किंग 1911 में आए हुए थे, तो उनके वेलकम सॉन्ग की तरह इसको प्रेजेंट किया गया था। अब राष्ट्रगीत की बात करें तो कभी कभी पूछा जाता है कि 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा इसे राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट थे जो आपने यहाँ पे जाने, ठीक। अब स्टेटमेंट क्या 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 बन रहे हैं, पहले देखिए। हाउ ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट 2 ग्रेजुएट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले 2 स्नातकों में से एक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दूसरा स्टेटमेंट है कि हिज नोवेल आनंद मठ बेस्ड ऑन सन्यासी विद्रोह। यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने आपको बताया कि सन्यासी विद्रोह जो बंगाल में हुआ उस पर बेस्ड एक नोवेल उन्होंने लिखा, आनंद मठ, और उसी पर ये गीत मेंशन था जिसे वंदे मातरम गीत बोला जाता है। तो यह भी बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है। बेसिकली अगर आप देखो तो आनंद मठ 1882 में लिखा था, डिपिक्ट द सन्यासी रिवेलियन, है ना, तो सन्यासी विद्रोह को यहाँ पे बताता है। फिर तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है कि वंदे मातरम वाज द फर्स्ट संग बाई महात्मा गांधी 1905। ये तो स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, महात्मा गांधी ने इसको नहीं गाया था। इसको गाया वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने था, लेकिन 1896 में गाया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी, रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, याद रखिएगा। वन लाइनर तो 10 हमने यहाँ पर देख लिए हैं। तो अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट यहाँ पे तैयार हुए, सारे के नोट्स आप बना लीजिए। दूसरे एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एमसीक्यू यहाँ पे क्यों न्यूज में है, मुनरो डॉक्ट्रिन लेटेस्ट यहाँ पे न्यूज में है। तो सबसे पहले मुनरो डॉक्ट्रिन किससे संबंधित है, तो मुनरो डॉक्ट्रिन है अमेरिका की विदेश नीति से संबंधित। तो कहाँ संबंधित है, अमेरिका की विदेश नीति से संबंधित, अमेरिका की विदेश नीति से संबंधित है। अब मुनरो डॉक्ट्रिन कहता क्या है, मुनरो डॉक्ट्रिन का पर्पज़ ये है कि अमेरिका की विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए कि अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें यूरोपियन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये यूरोपियन जो इंटरफेरेंस उसको कंट्रोल करना, इसको 1823 में जो वहाँ के आई थिंक राष्ट्रपति हुआ करते थे, है ना, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था, राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने। अब ये
इसको अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसको फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है कि यूरोपियन जो इंटरफेरेंस है वो ना बढ़े। ये सारी चीज़ें हैं। प्रीलिम्स में ऐसा कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ क्या है, क्या कैसा है। चलिए स्टेटमेंट में जितना हम पढ़ लेंगे ना वो बहुत सफिशियंट हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ना, ये अमेरिकन सिविल सर्विसेज की तो नहीं है ना, तो जाहिर सी बात है कि हमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जाननी है। इट डिक्लेयर, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जाननी है जो हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इट डिक्लेयर्स द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एज अ जोन ऑफ फ्री ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन। पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध क्या, अगर हम देखें ये अर्थ है ना, तो अगर आपको अर्थ के बारे में आपने देखा होगा तो अर्थ में ये है कहीं ना कहीं, ये आपने यूरोप का मैप देख, सॉरी नॉर्थ अमेरिका का मैप देख रखा है, साउथ अमेरिका का मैप है, फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे यूरोप का मैप हो जाता है, फिर यहाँ पे अफ्रीका का मैप हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो ये पश्चिमी गोलार्ध, ये वाला रीजन यहाँ पे वेस्टर्न गोलार्ध माना जाता है, ठीक है ना, कौन सा, वेस्टर्न गोलार्ध ये रीजन माना जाता है। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए यूरोपियंस का। दूसरा, इट अश्योर यूएस न्यूट्रलिटी फ्यूचर यूरोपियन। इसके बदले यूएस क्या करेगा, जो भी यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वॉर होंगे, उसको लेकर यूएस यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा। यह भी बात उन्होंने कही थी। एग्जैक्टली देखें तो इट क्लियरली डिक्लेयर्स द यूएस न्यूट्रलिटी इन द यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यूरोपियन जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे न्यूट्रल रहेगा। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट वॉज इशूड आफ्टर द एंड ऑफ स्पेनिश अमेरिकन वॉर। तो स्पेनिश अमेरिकन जो वॉर हुआ तो उसके बाद क्या किया गया था, इसको जारी किया गया था, ठीक है ना। दैट इज ऑल्सो राइट। अगर हम बात करें जो स्पेनिश अमेरिकन वॉर हुआ था 1898 में, कब हुआ था, 1898 में, स्पेस अगर हम बात करें 98 में, ठीक। तो उसके बाद अगर देखें लगभग 75 ईयर बाद इसको जारी किया गया था। अब स्टेटमेंट अगर हम देखें तो कौन सा करेक्ट है ना। तो स्टेटमेंट देखो तो पहला दूसरा यहाँ पे करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट आई थिंक करेक्ट है। इसमें 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूएनईए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली के बारे में क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली के बारे में क्यों प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहले ये जानिए। अब ये कोई ना कोई तो असेंबली, इतना तो आपको पता चल गया। इसका सेशन हो रहा है, 7th सेशन हो रहा है। 7th सेशन कहाँ हो रहा है, केनिया के नैरोबी में हो रहा है। अब नैरोबी में आप पूछोगे क्यों सेशन हो रहा है, क्योंकि नैरोबी में किसका मुख्यालय, यूनेप का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पे, नैरोबी में। एकमात्र अफ्रीका की एक कंट्री है जिसमें यूएन संबंधी कोई बॉडी का मुख्यालय है। अब अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जो असेंबली हो रही है, उसमें अगर हम देखें तो कौन लोग शामिल होते हैं, तो जो भी लोग यूएन के पार्टिसिपेंट है, 193 सदस्य यूएन में हैं। और यूएन में 193 सदस्य, यूएन कब बनाया गया था, 24 अक्टूबर 24/10/1945 को बनाया गया था, ठीक है। तो वो सारे मेंबर अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हर 2 साल में सेशन होता है, कहाँ पे, केनिया में, ठीक, नैरोबी में, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, पर्यावरण को लेकर एजेंडा तैयार होते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें यूनेप को कब स्टैब्लिश किया गया था, यूनेप को भी देख लीजिए आप, 1972 में स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1992 में रियो समिट होता है, अर्थ का एजेंडा डिक्लेयर होता है 1992 में। फिर रियो +20 2012 में जब आता है, 2012 में अगर आप देखेंगे तो यूएनईए की स्थापना की जाती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली की स्थापना की जाती है, ठीक, रियो कॉन्फ्रेंस में 20 साल बाद। इसका पर्पज़ क्या था कि ग्लोबल इन्वायरमेंट एजेंडा या जो पॉलिसी को लेकर जो रूल्स रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें भी तय करना था। अब अगर हम बात करें यूएनईए में एक प्रेसिडेंट होता है, 8 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट आपके लिए है, थीम आप लिख लीजिए, एडवांसिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर रेजिलिएंट प्लानट। क्या, एडवांसिंग, मैं लिख देता हूँ, एडवांसिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर रेजिलिएंट प्लैनेट। एक संधारणी समाधान एक किसके लिए, ग्रह के लिए, ठीक। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बन रहे हैं, गिव मी अ सेकंड। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या क्या बन रहे हैं, आइए देखते हैं। स्टेटमेंट देखा, इट इज़ द हाईएस्ट ग्लोबल डिसीजन मेकिंग बॉडी एनवायरनमेंट मैटर्स। ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है, सबसे बड़ी ग्लोबल बॉडी है, प्रतिवर्ष न्यूयॉर्क में होती है। ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाए, अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो हो सकता है आप यहाँ पे कर सकते थे कि चलो यूएन की बैठक न्यूयॉर्क में होती है, इसकी भी होती होगी, लेकिन ये केन्या के नैरोबी में होती है। यूएनईओ को रियो 20+ सम्मेलन का परिणाम माना जाता है, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट। मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले 1972 में एक समिट होता है पर्यावरण को लेकर, जागरूकता को लेकर, और यूनेप को स्टैब्लिश किया जाता है। 1992 में अर्थ समिट होता है ना, कहाँ पे होता है, रियो में होता है, रियो डी जेनेरो कहाँ पे है, तो ये आपको ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद 20 साल बाद 2012 में क्या होता है, जब अर्थ समिट होता है, और मतलब कि रियो+20 इसको बोला जाता है, क्या बोला, रियो+20, ठीक है ना। तो वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है।
अगर हम बात करें सही स्टेटमेंट कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा सी 1 और 3। मैंने बताया कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग। अब हाल में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग के बारे में न्यूज आई है। क्या न्यूज आई है? SSW जिसे कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है मौसम वैज्ञानिकों द्वारा कि अमेरिका में तापमान को एवरेज से और नीचे ला सकता है। अब आप सोचोगे कि भाई ये सब क्या मामला, चलो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। अब अगर आपने देख रहा यहाँ पे केवल मैं US का मैप बनाऊंगा, ठीक है ना, US का मैप, अगर मैं नॉर्थ अमेरिका का मैप बनाऊंगा, ठीक है, ये भी इस तरह का आप देखो नॉर्थ अमेरिका मैप, यहाँ पे पोलर रीजन हो गए, है ना। अब अगर आप देखोगे ये पोलर रीजन हो गए। अब इनमें क्या होता है, ठंडी में एक समस्या देखने को मिलती है किसकी, पोलर वॉर्टेक्स की। वैसे तो हमेशा होती है, लेकिन ठंड के समय अगर आप देखेंगे तो जब पोलर वॉर्टेक्स की सिचुएशन बनती है, पोलर वॉर्टेक्स में क्या होता है, जो प्रेशर होता है ना, लो होता है, लो प्रेशर होता है, मतलब निम्न दाब। निम्न दाब का मतलब क्या, ठंडी हवा हो जाती है और दोनों ध्रुवों के इस तरह से कुछ घेरती है, इस तरह से कुछ घेरती है। तो जब ये अगर इस तरफ बढ़ती है ना, इस तरफ बढ़ती है, तो यहाँ पे और ज़्यादा सर्दियाँ मजबूत हो जाती हैं, गर्मी कमज़ोर हो जाती है। तो क्या करता है ये, कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीम को भी साउथ की तरफ, इधर की तरफ इसको धकेलता है। तो ये पोलर वॉर्टेक्स की समस्या होती है। नॉर्थ पोल्स के भी ये ऊपर की तरफ, नॉर्थ पोल से नीचे की तरफ आती है और साउथ पोल से ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन चूंकि नॉर्थ पोल में ज़्यादा कॉन्टिनेंट है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अभी चेतावनी ये आई है कि अभी इसका जो लेंथ भी होती है ना, वो बहुत ऊपर तक होती है। जैसे नीचे ट्रोपोस्फेयर है, ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, तो वहाँ तक अगर आप देखेंगे समस्या देखने को मिलती है। अब अभी क्या हो रहा है, सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग से क्या हो रहा है कि यह स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर में तेज़ी से वृद्धि को बता रहा है, मतलब पोलर वॉर्टेक्स कमज़ोर हो सकता है, ठीक है ना। और एवरेज जो टेम्परेचर हुआ करता था, बहुत कम हो जाता था, उसको कंट्रोल कर सकता है। तो क्या होगा, अगर पोलर वॉर्टेक्स कमज़ोर होगा तो जो टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता था ना, वो कम नीचे जाएगा, है ना, कम ठंडा होगा, तापमान थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो पोलर वॉर्टेक्स मजबूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे समस्या और बढ़ती है US वाले रीजन में। ठीक, स्टेटमेंट से टिपिकली अकरेंस बिटवीन 10 to 30 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 10 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है पोलर वॉर्टेक्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट 1 की, तो बोला कि ऑल एल्टीट्यूड, अगर हम बात की स्ट्रेटोस्फेयर में ये देखने को समस्या मिलती ही है। इट वीकन और स्प्लिट द पोलर वॉर्टेक्स, पोलर वॉर्टेक्स को कमजोर या विभाजित कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है इट कैन कैरी 2 हेलीकॉप्टर्स, वन ऑफ डेक एंड अगर हम बात करें तो इट वीकन स्प्लिट द पोलर वॉर्टेक्स अलाउइंग कोल्ड वे टू मच साउथ, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इट इज प्राइमरली ट्रिगर बाय द रोजी वेव्स एंटरिंग द स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये क्या करता है, रोशनी तरंगों द्वारा स्ट्रेटोस्फेरिक में प्रवेश से उत्पन्न होता है। इन तीनों में सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा डी, ठीक है ना। 3 के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे। ठीक, मैंने आपको बताया कि SSW से क्या होगा, ये वीक कर देगा पोलर वॉर्टेक्स को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 INS घड़ियाल के बारे में। देखिए अब ये पोलर वॉर्टेक्स वगैरह ना 1-1 घंटे का टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है नहीं, है ना। तो अगर आपको डाउट होगा तो आप थोड़ा सा इसका वीडियो बड़ा कोई देख लीजिएगा। INS घड़ियाल को लेके यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, INS घड़ियाल के बारे में पढ़ते हैं। INS घड़ियाल को लेकर न्यूज़ क्यों थी, न्यूज़ इसलिए थी कि भारतीय जो नौसेना, इंडियन नेवी है, वो ऑपरेशन सागर बंधु चला रही है। और ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में जो राहत है पहुंचाने के लिए उन्होंने INS घड़ियाल व 3 और जहाज़ तैनात किए हैं। तो एक तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑपरेशन सागर बंधु किसका है, तो ऑपरेशन सागर बंधु किसका है, इंडियन मिलिट्री का है, गलत, इंडियन नेवी का है, ठीक है ना, थल सेना का नहीं है, ये किसका है, नेवी का है ऑपरेशन है। ठीक, तो यहाँ पे INS घड़ियाल को यहाँ पे भेजा जा रहा है। चलिए अब INS घड़ियाल के बारे में बस इतना ही स्टेटमेंट है कि 1997 में इसको कमीशन किया गया था ईस्टर्न फ्लीट्स के रूप में। अब कोई इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मगर क्लास एम्फीबियन वॉरफेयर है, तो कुछ अलग इसमें ऐसा स्टेटमेंट नहीं बनता है कि खाली ऑपरेशन को लेके यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं UPSC के, क्योंकि ऐसे INS घड़ियाल नया तो है नहीं जिस पे UPSC क्वेश्चन बनाए, है ना कोई यूनिक ऐसा है, तो इसलिए शायद इसमें क्वेश्चन ना बनाए। ऑपरेशन सागर बंधु आप याद रखिएगा। फिर भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज़ द मगर क्लास सबमरीन वन लाइनर बन गया तो क्या कर लेंगे फिर, इट इज़ द 1 क्लास सबमरीन एम्फीबियन वॉरफेयर वेसल्स, मगर क्लास की उभयचर युद्धपोत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट कैन कैरी ओनली हेलीकॉप्टर एट द वन टाइम, एक हेलीकॉप्टर कैरी कर सकता है, नहीं भाई, कई सारे हेलीकॉप्टर कैरी कर लेगा। तीसरा, इट वाज बिल्ड बाय इंटायरली बाय फॉरेन शिपयार्ड्स, पूरी तरह से विदेशी शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है इसको। ये भी बात कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रही है, करेक्ट स्टेटमेंट केवल वहाँ पर होना चाहिए, ओनली 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जापान। जापान के संबंध में आपको स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। हाल में
जापान के नॉर्थ में बड़ा भूकंप आया, सुनामी वेव्स यहाँ पे रिकॉर्ड की गई हैं, इसलिए यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। ठीक, तो जापान की लोकेशन तो आपको पता ही है, अगर अर्थ है यहाँ पे, अगर आपने देख रखा है ये चाइना एशिया वाला रीजन, तो यहाँ पे जापान की लोकेशन। ठीक, तो जापान में आया भूकंप, सुनामी आई। अब इसमें कुछ क्या ही अलग फैक्ट हो सकता है, लेकिन चलिए स्टेटमेंट देखते हैं, इसके अलावा कुछ और चीज़ों पर हम चर्चा कर लेंगे। स्टेटमेंट है, इट इज़ लोकेटेड इन इंटरेक्शन ऑफ 3 मेजर टेक्टोनिक प्लेट। यहाँ पे 3 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट का संगम होता है। ठीक, कौन कौन सी टेक्टोनिक प्लेट होती हैं, चलिए देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए ये अर्थ है, आपको पता है। ठीक है, हम एशिया का मैप देखते हैं। चलिए मैं देख लेता हूँ, ये लेट सपोज एशिया, ठीक है ना, यहाँ पे ये सारे रीजन, यहाँ पे जापान है। अब यहाँ पे 3 कौन कौन सी, एक तो ये पैसिफिक वाली प्लेट हो जाती है, पैसिफिक प्लेट हो जाती है पहली प्लेट। दूसरा अगर हम बात करें सी ऑफ, जो कौन सी, एक ये वाली प्लेट होगी, यूरेशियन वाली प्लेट होगी। तीसरी एक ये प्लेट भी है। इन तीनों प्लेट का भी संगम यहाँ पे देखने को मिलता है। ये कहीं ना कहीं समस्या देखने को इससे मिल जाती है। अब 4 आइलैंड भी इंपॉर्टेंट है, होकुडू, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, रिंग ऑफ फायर रीजन में आता है। मतलब क्या, पैसिफिक का जो चारों तरफ का ये रीजन है, ये हाई भूकंप, हाई सुनामी वाले रीजन में माना जाता है। स्टेटमेंट चलिए देखते हैं जापान के बारे में, कि जापान में कंट्री में हाईएस्ट पीक है माउंट फ्यूजी, एक्टिव स्टेटो वोल्केनो, सबसे ऊंचा पर्वत है और सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पे। तीसरा है, शिनानो नदी जापान की सबसे लंबी नदी है। तो शिनानो सबसे लंबी नदी जापान की मानी जाती है। स्टेटमेंट आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे, 1, 2 and 3 ऑल। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आप कह रहा है कि यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यहाँ पे न्यूज़ में था, क्यों था वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल अभी 11वां कंडक्ट हो रहा है, कहाँ पे, पंचकुला हरियाणा में। कहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, 11th हो रहा है, लिख लीजिए आप, 11th हो रहा है पंचकुला हरियाणा में। 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक ये कंडक्ट हो रहा है। और इस बार की थीम क्या है, विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है ना, आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि, ये इसकी थीम है। थीम भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, जहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेट करेंगे। अब स्टेटमेंट क्या इसमें बन सकते हैं, इट वॉज द लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो क्या ऐसा हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से लॉन्च कर सकती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, IISF 2025 बीइंग हेल्ड इन पंचकुला हरियाणा, पंचकुला हरियाणा में हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट है, द फेस्टिवल एम इंटीग्रेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज विथ मॉडर्न साइंस। पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान का एकीकरण करता है ये जो फेस्टिवल है। सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, लगभग 40,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये न्यूज़ यहाँ पे थी जो हमने यहाँ पर देख ली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विद द रेफरेंस ऑफ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के बारे में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऐसा क्यों पूछा जा रहा है, सबसे पहले आपको न्यूज़ जानना चाहिए। न्यूज़ क्या है, सरकार ने अभी बताया कि जो पॉम ऑयल, ऑयल पाम है और ऑयल सीड है, इन दोनों में काम बहुत तेज़ी से हुआ है। और अगर हम देखें तो जो ऑयल पाम था, ऑयल पाम का जो रीजन है ना, 6.20 लाख हेक्टेयर तक पहुँच चुका है। ठीक, इसका मतलब क्या कि क्रूड पाम ऑयल जो है उसकी क्या है, प्रोडक्शन बढ़ चुका है। 2014-15 में अगर आप देखोगे तो क्रूड जो पाम ऑयल हुआ करता था 1.91 लाख टन हुआ करता था। वहीं अगर आप देखो 2024-25 में 10 साल के अंदर ये बढ़ के 3.80 लाख टन हो गया है। इसका कहीं ना कहीं जो टारगेट है नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल्स का, वो कहीं ना कहीं अचीव होता हुआ दिख रहा है। तो सरकार ने यह डाटा आंकड़ा शेयर किया, जाहिर सी बात है कि जो अचीवमेंट है वो सरकार यहाँ पे दर्शाएगी। अब नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल भारत का एक आत्मनिर्भर मिशन है, ऑयल जो ऑयल पाम कल्टीवेशन है, ऑयल सीड आउटपुट है, दोनों के लिए। ठीक, तो ये न्यूज में था, इसे हमने यहाँ पर देख लिया। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बन रहे हैं, स्टेटमेंट देखिए, इट एम टू इंक्रीज डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन 25.45 मिलियन टन्स बाई 2031। 2030-31 तक 25 मिलियन टन इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, जो अभी 3 है ना, 3-4 है। दूसरा स्टेटमेंट है, NME ऑयल प्लांट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्र प्रायोजित योजना 2 तरह की योजनाएं होती हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, राज्य और केंद्र दोनों पैसा मिलाते हैं। वो 60-40 के रेशियो में हो सकता है, 90:10 के रेशियो में हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें क्या, केंद्र सरकार पूरा का पूरा पैसा देती है। ठीक, ये बात हो गई। अब अगर ये स्कीम किस तरह की, ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो ये स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राज्य सरकार भी इसमें पैसा लगा सकती है। और इस स्कीम को 2021 में अप्रूव किया गया था। ठीक, ये बात भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है। नेशनल जो एडिबल ऑयल है उसका टारगेट इंक्रीज किया गया है 69 मिलियन टन बाई 2030। तो जो NMEO है ऑयल सीड के बारे में, देखिए NME जो ऑयल सीड के बारे में, इसको जो टारगेट है उसको 2030-31 तक 69 मिलियन यहाँ पे किया गया है। ठीक,
तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे करेक्ट माने जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। लास्ट क्वेश्चन है जिसे आप अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल सॉन्ग एंड वंदे मातरम। वंदे मातरम के बारे में स्टेटमेंट आपको बताना है। तीन स्टेटमेंट है, इसे संस्कृत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, आनंद मठ उपन्यास में शामिल है, 1950 में राष्ट्रगीत के रूप में बनाया गया। इसमें से आप सही स्टेटमेंट बताना है कौन सी स्टेटमेंट है। आज के